की वैल्यू m1 डी बाई m1 प्लस m2। अगर m1 m2 बराबर है तो सेंटर मास d/2 पे सेंटर मास कहाँ पे हो जाएगा? सिमेट्रिक केस में तो ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता है, सेंटर मास अगर मास से आइडेंटिकल है तो d/2 पे होगा, मिड पॉइंट पे हो जाएगा। तो ऐसा आपने ऑलरेडी कर रखा है। दो मास के लिए ऑलरेडी निकाल लोगे, कोई लाइन में दो मास से रखे हुए हैं, दो मास से रखे हुए हैं तो लाइन में ऑलरेडी निकाल लेंगे आप। दो पॉइंट मास से रखे हुए किसी लाइन पे, ये चलो यहाँ पे तो ऐसा लिखा हो, दो के लिए निकाल लेंगे आप, तीन के लिए भी निकाल लेंगे। प्रीवियस ईयर में एक बार तीन का पूछा हुआ, जल्दी से तीन के लिए फाइंड आउट कर लें आप। और रिसेंटली जो है तो 2020 में दो पॉइंट मास के लिए भी निकालने के आया हुआ है। ये देखो 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, ये पोजीशंस दिया हुआ इनका 0,0, दिस 0,0, 10,0, 20,0, 30,0 and that is 30 kg, 20 kg, 10 kg। सेंटर मास निकालना है इनका। फार्मूला क्या है? m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, m1 प्लस m2 प्लस m3। अगर डायरेक्टली ओरिजिन से करना चाहोगे, ओरिजिन से सेंटर मास का लोकेशन निकालना चाहते हैं, एक सेंटर मास 30 × 10 लिख दूँ, 20 × 20 प्लस 10 × इन सभी को जोड़ देंगे नीचे डिनोमिनेटर में, या डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 प्लस m3, डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 प्लस m3, m1 x1 m2 x2 कोऑर्डिनेट ले लोगे, m3 x3 बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। नीचे में 10 20 30 इतना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। जोड़ के बताओगे न्यूमरेटर में कितना आ रहा है? 100/6 50/3 मीटर, 50/3 मीटर मतलब कितना आ रहा है? 50/3 मतलब 16 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 16 पॉइंट समथिंग मतलब यहाँ पे समथिंग होगा। लॉजिकल है या सही नहीं है? लॉजिकल भी है। क्यों लॉजिकल है? हैवियर मास के तो क्लोजर होना चाहिए जो सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन। तीन मासेज के लिए किसी को दिक्कत आ रही है तो बता देगा। तीन मासेज कहाँ पे थे? एक लाइन में थे। 3 मासेज आर प्लेस्ड अलॉन्ग लाइन वर्टिसेस पे रख दें अगर हम लोग। 3 पॉइंट मासेज को कहाँ रख दिया जाए? 1 kg, 2 kg, 3 kg। इक्विलैटरल ट्रायंगल के तो वर्टेक्स पे रख दें। साइड लेंथ ए दिया हुआ, सेंटर मास पता करना है 1 kg, 2 kg, 3 kg। सेंटर मास पता करना है 1 kg, 2 kg, 3 kg। 3 पॉइंट मास 1 kg, 2 kg, 3 kg प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का वर्टेक्स पे रखा हुआ। इस सिस्टम का क्या निकालना? तो सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है। क्या फार्मूला ऊपर देगा? पहले तो ये क्या, तो ओरिजिन मान लेंगे इसे ओरिजिन मान लेंगे 0,0। ये कितना हो जाएगा? a,0। एक्स कोऑर्डिनेट ए हो गया, वाई कोऑर्डिनेट 0। और यहाँ तक पहुँचने के लिए तो इधर कितना चलना पड़ा? a/2। और ये कितना होता है? a√3/2। ये डिस्टेंस कितना होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में? तो पहले तो कोऑर्डिनेट पता कर लो। ऊपर देगा यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों निकालना पड़ेगा। दिस 0,0, दिस a,0 and that will be a/2, a√3/2। a/2 क्यों आया? क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए x में कितना चलना पड़ा? a/2। और y में कितना चलना पड़ा? a√3/2। तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट पहले तो डाल दिया हर एक पॉइंट का। एक सेंटर मास निकालने के लिए देखो इधर, पहले तो टोटल मास जोड़ के बताओगे तुम कितना आ रहा है टोटल मास? 1 + 2 + 3 कितना किलो? तो 6 हो गया नीचे में। ऊपर में देखोगे, ऊपर में क्या लिखेंगे? ऊपर देगा m1 x1
तो 1 इंटू जीरो खत्म हो गया, जीरो हो जाएगा। 2 इंटू ए और 3 इंटू ए बाई 2। 1 इंटू जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 इंटू तो जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं। 2 इंटू क्या लिख दूँ, ए लिख देता हूँ, और 3 इंटू ए बाई 2। एक सेंटर ऑफ मास की वैल्यू निकल के आ गई। एक सेंटर ऑफ मास, गुड, 7a/12। एक सेंटर ऑफ मास की वैल्यू कितनी आ गई, 7a/12 आ गई। किसी कंफ्यूजन बता देगा। वाई सेंटर ऑफ मास, यस। एक सेंटर ऑफ मास निकाल लिया, बाई सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। ऑब्जेक्ट जो है 2 डायमेंशन में है। ट्रायंगल कैसा ज्योमेट्री होती है। एक तो केस था जो पहले करते हैं, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे सारे लाइन में रखे हुए थे, तो उसमें एक ही कोऑर्डिनेट निकालना होगा। इधर सारे ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस पे होते, एक सेंटर ऑफ मास। अगर सारे ऑब्जेक्ट कहाँ पे होते, वाई एक्सिस पे, तो वाई सेंटर ऑफ मास। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का तो एक्स कोऑर्डिनेट भी है, वाई कोऑर्डिनेट भी है, तो एक सेंटर ऑफ मास भी निकालना होगा, वाई सेंटर ऑफ मास भी निकालना होगा। एक सेंटर ऑफ मास के लिए तो आइडेंटिफाई कर लिया, 7/12 इंटू ए। बाई सेंटर ऑफ मास के लिए ऊपर देगा, पहले बाई सेंटर मास में फिर से नीचे कितना लिख देते हैं हम लोग, तो बाई सेंटर ऑफ मास में तो नीचे 6 हो गया। m1/1 0 हो गया। m2/2 भी कितना हो गया, 0 हो गया। m3/3 3 इंटू a√3/2, 3 इंटू a√3/2। सिंप्लीफाई कर लोगे, ओके। ये तो ठीक है, √3 है। ऐसे यार कुछ और आ रहा है। प्रैक्टिस के लिए जल्दी से कौन बता पा रहा है, देखते हैं। अगर इसी केस में ऐसा बोला जाए तो जल्दी से आंसर देखते हैं कौन दे पा रहा है। अगर बोल दिया जाए 1 किलो 1 किलो 1 किलो है तीनों ऑब्जेक्ट, 1 किलो 1 किलो 1 किलो, जल्दी से सेंटर ऑफ मास बता दो। एक सेंटर ऑफ मास, बाई सेंटर ऑफ मास, 1 किलो 1 किलो 1 किलो। सबको कर लेना चाहिए था। एक्स कोऑर्डिनेट a/2 और वाई कोऑर्डिनेट ए, ओके। वो प्रैक्टिस के लिए दिया गया था, लेकिन मेजर लोगों ने कर लिया होगा। बहुत ही आसान था। क्या करेंगे हम लोग एक सेंटर ऑफ मास के लिए, तो ये 0 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 1 इंटू ए, और ये कितना हो जाएगा, 1 इंटू a/2। तो a प्लस a/2 आ जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, 3 किलो आ जाएगा। 3 डेट में तो a/2 आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लोगे इससे फर्दर, ऊपर में 3a/2 है, नीचे 3 है, डिवाइड करोगे तो a/2 मिल जाएगा। जबकि नेक्स्ट वाई के लिए तो एक ही टर्म बनेगा। वाई के लिए कौन सा मिलेगा, a√3/2 न्यूमरेटर में मिलेगा, डिनोमिनेटर में 3 मिलेगा। a√3/2 एंड 3 डिनोमिनेटर में ऐसे मिल जाएगा। वाई सेंटर ऑफ मास। 1 मोर तो जल्दी से फाइंड कर ले। 4 पार्टिकल्स जो है स्क्वायर के वर्टेक्स पे 1 2 3 4, 1 kg 2 kg। देखते कौन आंसर दे रहा है। स्क्वायर का तो साइड लेंथ ए मान लें, स्क्वायर का साइड लेंथ ए है। 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg। ये स्क्वायर के वर्टेक्स पे 4 पॉइंट पार्टिकल्स रखे हुए हैं। स्क्वायर के वर्टेक्स पे 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg स्क्वायर के वर्टेक्स पे 4 पॉइंट पार्टिकल्स रखे हुए। सेंटर ऑफ मास सिस्टम का निकालना है। किसका आ गया, a/2 किसका आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट
एक्स में a/2, वेरी गुड, और वाई में कोऑर्डिनेट में देख लें, काफ़ी लोग कोऑर्डिनेट गलत लिख रहे हैं, देख लेंगे इधर। इसको ओरिजिन मान लिया तो ये 0,0 है, जबकि ये कितना a,0। और देखो ये गलत लिखते हैं काफ़ी लोग रूट वगैरह इन्वॉल्व कर रहे हैं, रूट नहीं होगा। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक a गया और यहाँ a गया, तो a,a होता है, इसका कोऑर्डिनेट कितना होता है, और इसका कितना होता है, 0,a होता है। काफ़ी लोग इसको तो √2a लिखते हैं, √2a नहीं लिखेंगे, कोऑर्डिनेट कितना होगा, a,a होगा। ये डिस्टेंस a√2 होता है, ये डिस्टेंस हमें नहीं चाहिए। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, तो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए x में कितना चलना पड़ा और y में कितना चलना पड़ा। तो x में a चलना पड़ा, y में कितना चलना पड़ा, a चलना पड़ा। तो कोऑर्डिनेट कितना लिखेंगे, उसका a,a लिखेंगे आप, उसका कोऑर्डिनेट के लिए a,a डालेंगे। तो बहुत आसान है। अब टोटल मास कितना हो गया, 1 + 2 + 3 + 4, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो डेट विल 10। और जो टर्म आएंगे तो ये वाला 1 × 0, 2 × a, 3 × a, 4 × 0, 2 × a + 3 × a, बाई कोऑर्डिनेट 7a/10। ओके, बहुत आसान है, हर एक बच्चा समझ गया। यहाँ नीचे 10 लिखेंगे और ऊपर कितना लिखेंगे, 5a लिखेंगे। यहाँ पे ट्वाइस है और यहाँ पे थ्राइस है, ट्वाइस है एंड, तो 2 + 3 5 हो गया, तो डेट भी a/2 हो गया। अब मैंने 1 2 3 kg दिया है, 1 2 3 4 दिया, कुछ और वैल्यू जो दिए हो सकते हैं, तुम आइडेंटिफाई कर लोगे। जबकि बाई कोऑर्डिनेट के लिए कौन बताएगा, नीचे 10 रहेगा, बाई सेंटर ऑफ मास के लिए नीचे 10 रहेगा, और यहाँ पे बाई सेंटर ऑफ मास ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 3a आएगा, और ये तो न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा, 7a आ जाएगा। न्यूमरेटर में कितना आ जाएंगे, 7a आ जाएंगे। तो एक्स और वाई सेंटर मास निकाल लिया, क्लियर है ये। तो जल्दी से प्रैक्टिस के लिए बता दें, अगर सारे 1 किलो होते तो कहाँ पे होता सेंटर मास, अगर सारे 1 किलो 1 किलो 1 किलो 1 किलो, एक्स कोऑर्डिनेट a/2 और वाई कोऑर्डिनेट, अगर 1 किलो 1 किलो सारी है 1 किलो 1 किलो 1 किलो 1 किलो, तो सिमेट्री से a/2 कर देंगे आप। अगर सारे कोऑर्डिनेट 1,1 है, 1 किलो हैं, तो सिमेट्रिकल सिस्टम हो गया। कैसा सिस्टम हो गया, तो कहाँ पे होगा, तो डेट भी a/2, या तो निकाल सकते हैं आप, टोटल 4 किलो हो गया, और यहाँ पे तो एक्स कोऑर्डिनेट में यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा, तो ट्वाइस a/4, तो a/2 आ जाएगा। अब वाई कोऑर्डिनेट के लिए यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा, तो वो भी a/2 आ जाएगा। तो अगर पॉइंट पार्टिकल्स दिए रहेंगे 4, या ऐसे में और भी बढ़ा सकता हूँ। यूजुअली अभी तक आपके एग्जाम्स में क्या पूछे गए, नीट 2013 में एक बार लाइन पे 3 मासेस दिए हुए थे, M1 M2 M3 3 मासेस दिए, उनका सेंटर मास निकालने बोला गया था। और अभी रिसेंटली जो है तो 2020 में 2 मासेस का दिया होता सिस्टम, M1 है M2 है, इनका क्या निकालें आप, सेंटर मास निकालें। समझ आई बात नहीं, 3 पार्टिकल्स ट्रायंगल के वर्टेक्स पे रख के करवा दिया गया, सेंटर ऑफ मास निकल गया, स्क्वायर के वर्टेक्स पे रख के करवा दिया गया। प्रोसेस क्या होता है, तो कोऑर्डिनेट्स पता करते हैं, टोटल मास का सम नीचे लिखते हैं, और ऊपर में क्या करते हैं, M1 X1 M2 X2 M3 X3 M1 + M2 + M3, जितने मासेस रहेंगे सबके लिए ऐसा कर सकते हैं। क्वेश्चन से आगे भी बनाया जा सकता है कि पेंटागन के वर्टेक्स पे हेक्सागन हेप्टागन ऑक्टागन किसी भी तो पॉसिबिलिटी डील की जा सकती है, बट उसकी ज़रूरत है नहीं। क्यों करना है, क्या तो सेम प्रोसीड्यूर को रिपीट करना। हमारे पास कहाँ पे आ चुके हैं, तो लाइन में आ चुके हैं हम। एक रेगुलर स्टेप ऐसा होता है, ध्यान से देखोगे, कितने पार्टिकल्स है, n पार्टिकल्स कितने हैं, एक n पार्टिकल्स की लाइन में कर लें। ये ओरिजिन है 0,0 1,0 2 3 ऐसे कितने पार्टिकल हमारे, n पार्टिकल्स हैं। कोऑर्डिनेट कितना, तो n,0, और मासेज भी ऐसे रखे गए हैं, यहाँ पे 1 किलो, यहाँ पे 2 किलो, यहाँ पे 3 किलो। इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना।
ओके, नीचे क्या कर देंगे, 1 किलो 2 किलो 3 किलो सबको जोड़ देंगे। 1 प्लस नीचे कितना आ जाएगा, 1 + 2 + 3 प्लस अप टू कहाँ तक जाएंगे, n तक जाएंगे। नीचे जो टोटल मासेस का सम कर देंगे 1 + 2 + 3 प्लस, और न्यूमरेटर में देखोगे m1 x1 कितना है, 1 × 1, m2 x2 2 × 2, m3 x3 3 × 3, n × n। तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या आएगा, 1² ऐसा सीरीज आ जाएगा। तो इन सीरीज का सम का फार्मूला नोट कर लेंगे अलग से। ये दोनों सीरीज हैं, इनका समेशन का ऐसा फार्मूला होता है 1² 2², n × n + 1 2n + 1/6। वन स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n स्क्वायर का सम का n × n + 1 2n + 1/6। ये सीरीज का सम का फार्मूला और भी कहीं रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो ऐसे फार्मूले को तो कलेक्ट करके याद रखना होता है। और ये सम ऑफ तो 1 2 3 4 n तक जोड़ोगे, n × n + 1/2। लगातार जो है तो 1 से लेकर n तक का समेशन जो वैल्यू होती है, 1 से लेकर के n तक सम की जो वैल्यू आती है n × n + 1/2, n × n + 1/2। तो यहाँ पे दोनों के रेशियो ले लेंगे फर्दर। एक सेंटर मास निकालना था, दैट विल n × n + 1 2n + 1/6, और नीचे क्या उड़ जाएगा, लाइन पे n मासेस रखे हुए हैं, तो ऐसा तुम कर लोगे। इसी का स्पेशल केस कौन बता सकता है क्या हो सकता है, ये होगा इसका स्पेशल केस। सारे मासेस इक्वल हैं तो आंसर बता देंगे आप। सारे मासेस 1 किलो 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 रखे हुए हैं। सारे मासेस कैसे हैं, 1 किलो 1 किलो 1 किलो। यहाँ पे क्या आएगा, 1 × 1 2 × 1 3 × 1। तो न्यूमरेटर में 1 + 2 + 3 + n तक जाएगा। न्यूमरेटर में कितना हो जाएगा, सारे आइडेंटिकल मासेज हैं, सारे आइडेंटिकल मासेज हैं। और नीचे में 1 1 1 1 को n बार जोड़ोगे तो नीचे n आ जाएगा, और ऊपर में क्या जाएगा हमारा 1 2 3 + n तक जाएगा। ये 1 + 2 + 3 up to n, n × n + 1, और नीचे कितना, आंसर विल n + 1/2। आइडेंटिकल मास रखे हुए हैं। तो पॉइंट पार्टिकल्स जो है तो कहीं पे लाइक मेंशन रहेंगे, कितने भी रहेंगे तो तुम आइडेंटिफाई कर लोगे सेंटर मास। पॉइंट मास का सिस्टम के तो आइडेंटिफाई कर लोगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल को वर्टेक्स पे भी रख दिया गया। इक्विलैटरल ट्रायंगल वाले ऐसे भी किए जा सकते हैं। ये ऐसा कुछ हुआ तो हमने ये देखा था कि क्या था, हमने 1 किलो 2 किलो 3 किलो लिया था। 1 किलो 2 किलो कुछ जगहों पर ऐसे भी बनाए रहते हैं।
इनके बारे में ऐसा लिखा रहता है, इनका सेंटर ऑफ मास निकालना तो फंडा वही लगेगा। हमने यहाँ पे 3 मास M1 M2 M3 थे, तो क्या बोले सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए क्या करा, सभी का कोऑर्डिनेट पता कर लिया और इंडिविजुअल मासेस दिया हुआ था ये, तो M1 X1 M2 X2 M3 X3 बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 और M1 बाई 1 M2 बाई 2 M3 बाई 3 बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। काफ़ी फेमस क्वेश्चन एक ऐसा भी होता, तुमने सुना होगा H और 2 और H 2 बार होता है, H2O ऐसा लिख रहते हैं पानी के बारे में, H2O होता है, तो ऐसे कुछ दिखा रहेंगे OHH, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालें तो कर लोगे तुम। ये कोलेटरल ट्रायंगल का वर्टेक्स पे दिए हुए हैं या इनके बॉन्ड लेंथ दिए रहते हैं, ये बॉन्ड लेंथ दिया हुआ, ये दिया हुआ, समझ आई बात नहीं आई। इनकी लंबाई दी हुई इतना एंगस्ट्रम इतना एंगस्ट्रम, इनकी लंबाई दी रहेगी, इनका लंबाई निकाल लोगे तुम। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो कोई दिक्कत ही नहीं तुम्हें, अगर वाटर रहेगा तो कुछ एंगल दिए रहते कितना डिग्री एंगल बना रहा है। ये जो है हाइड्रोजन का मास कितना लेंगे 1 और 1, ऑक्सीजन कितना ले लेंगे, ऐसा ही लेते हैं ना। ये कोऑर्डिनेट्स आप ले लोगे 0,0 ओरिजिन मान के बताओगे तुम, ठीक। ये जो भी लंबाई रहेगी तो इसकी लंबाई को क्या ले लिया हमने, ज्योमेट्री से है तो फाइंड आउट हो जाएगा। अगर ये एंगल हो ये लंबाई दिया हुआ तो ये आप लेंथ निकाल लेंगे, तो ये कितना हो गया L,0 हो जाएगा, ये लंबाई L है तो कितना हो गया, ये समझ आ गई बात। और ये लंबाई L है तो ये L,0 हो गया, ये कितना हो जाएगा L/2, और ये लंबाई पता तो ये क्या कर लेंगे √3L/2, ये जो भी एंगल दिया हुआ। इक्विलेटरल ट्रायंगल रहेगा तो बढ़िया, नहीं है तो जो भी एंगल दिए रहेंगे तो उसके अनुसार से ये लेंथ पता है, मान ले थोड़ी देर के ये लंबाई A है तो A sin 60 और A sin थीटा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, समझ आई बात नहीं। बेसिक फंड वही करना है। मैं बोलना चाहता हूँ कुछ जगहों पे इस फॉर्मेट में क्वेश्चंस बनाने के लिए ट्राई करा है, पानी के लिए H2O, तो HH का तो कितना जूम करेंगे मास रेशियो 1 और ऑक्सीजन के लिए कितना ले लिया 16, सेंटर ऑफ मास निकालना, तो अकॉर्डिंगली ये बॉन्ड इनकी लंबाई दी रहती है, इनकी लंबाई दी रहती है, ये पता कर लोगे और इसका कोऑर्डिनेट भी लिख दोगे और फिर से तो वही पर फंडा लगा दोगे M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। अब मैं जो है तो अभी पॉइंट मासेस के लिए तुम्हें मज़ा आया था ना, पॉइंट मासेस के लिए मज़ा आया था, सेम काम यहाँ पे कर दे, ऊपर देगा। अगर कहीं पे ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ पॉइंट मासेस के अलावा कंटिन्यूअस सब्जेक्ट दिया हो, डंडा दिया हो, डंडा में क्या बताया था सेंटर मास कहाँ पर होता है, कौन बताएगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। और दूसरा इसके साथ क्या बताया था, कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट पे सेंटर ऑफ मास पता हो जाता है तो क्या करते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ मास पे ही टोटल मास को रख करके डंडे को क्या करते हैं, डंडे को फेंक देते हैं। डंडे को आपको ये बताया था कि सवाल होता है साहब कि 2 डंडे हैं, कितने डंडे हैं, और दोनों डंडे मिलकर क्या कर रहे हैं, टी शेप बना रहे हैं, दोनों डंडे मिलकर क्या बना रहे हैं, टी शेप का तो ज्योमेट्री बना रहे हैं। और जो टी शेप का ज्योमेट्री बना, आराम से समझ लें, अराउंड जो है कि 10 से 15 क्वेश्चन किताबों में मिलेंगे इस पे वेरियस का, कभी टी शेप बनाएंगे, कभी एल शेप बनाएंगे, टी शेप एल शेप, या फिर हमने 2 डंडे लिया, 2 तो स्फेयर्स रहेंगे, 2 डिस्क रहेंगे, ऐसे करके तो अराउंड 10 से 15 क्वेश्चन मिलेंगे टोटल। फिर बेसिक फंडा वही करना है। हमने पॉइंट मासेस में क्या करा था, M1 X1 प्लस M2 X2 बटे M1 प्लस M2, M1/1 M2/2 बटे M1 प्लस M2 है। सेम काम यहाँ भी करेंगे। ये जो डंडा है तो डंडे को क्या किस नज़र से देखोगे तुम, सेंटर मास की नज़र से देखोगे। टोटल मास को कहाँ पे रख दें, सेंटर मास पे रख करके डंडे को क्या कर दें, तो फेंक दें, डंडे को क्या कर दें, थ्रो आउट कर दें। ये बोला जा रहा है कि मास सेम लेंथ हेल का डंडा, ऊपर देखते रहेंगे, आपको प्रैक्टिस करने के लिए देंगे। मास सेम लेंथ हेल का डंडा है, मास एम लेंथ हेल का दोनों डंडा है, मास एम लेंथ हेल का डंडा है।
इस कम्बिनेशन का क्या निकालना है? सेंटर मास। तो ये जो ये हॉरिजॉन्टल डंडा है इसके मास को कहाँ पर रख दें? तो यहाँ पर रख दें। और ये वर्टिकल डंडा है इसके मास को यहाँ पर रख दिया। ठीक है, अब जो है तो ये डंडे खत्म हो गए, ये डंडा है ही नहीं। दो मास से बेसिकली यहाँ पे हैं। अब दो मास से यहाँ पे हैं। एक मास कितना हमारा? ये मास m और ये भी मास, और ये इनके बीच का डिस्टेंस कितना हमारा? L/2। L/, किसी को भी ओरिजिन मान के तो आंसर दे सकते हम लोग। यहाँ पे जो है तो इसको क्या मान लिया? ओरिजिन मान लिया। या होशियार लोग बोल रहे हैं इसको ओरिजिन मान लिया। तो ये कितना हो गया इसका कोऑर्डिनेट ऊपर वाले का? 0, L/2। इसको अगर ओरिजिन में मान लिया तो ये कितना हो गया? 0, मास से आइडेंटिकल है तो मिड पॉइंट पे हो जाएगा, तो L/4 पे हो जाएगा। या दूसरा अगर फार्मूले से जाना चाहते हो तो क्या अलग बताया था? M/D। यहाँ से लिख रहे हैं तो क्या लिखोगे? ये वाला मास M/D L/2 अपॉन ट्वाइस M। तो कितना आ जाएगा? तो L/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? कहाँ से L/4 पे? यहाँ से L/4 पे, यहाँ से टोटल L/2 है, तो यहाँ से L/4 तो यहाँ से भी L/4 हो जाएगा। मैं भी जहाँ से पूछ जाएगा आगे आंसर दे देंगे आप। जिनको दिक्कत है बता देगा। हमने पहले बोलेंगे ऐसे थे डंडे, दो डंडे आइडेंटिकल डंडे मिलकर क्या बना रहे हैं? इनका क्या निकालना? क्या करेंगे? मास को सेंटर ऑफ मास पे रख करके डंडे को थ्रो कर दिया। मास को सेंटर ऑफ मास पे रख के क्या कर दिया हमने? जल्दी जल्दी नोट कर लेगा। दो आइडेंटिकल डंडे, मास m लेंथ l के, इस कंबाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास पता करना है। इस कंपोजिशन का क्या निकालना है? सेंटर ऑफ मास निकालना है। कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट में भी तो पॉइंट मासेस के जैसे ही फंडा लगाते हैं। कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट वाला क्वेश्चन, पॉइंट मास वाला क्वेश्चन कब बन जाता? जब उसके मास को कहाँ पर रख देंगे हम लोग? सेंटर ऑफ मास पर रख दिया। मास को कहाँ रख दिया? सेंटर ऑफ मास पर रख दिया। समझ आई बात? नहीं आई? ये कॉमन से ना, लाइक मे भी अब आप लोग इंग्लिश मूवी वगैरह देखते होंगे, पता नहीं क्या क्या देखते होंगे आप लोग। मैं जो है तो पहले हिंदी मूवीज़ देखता था, अब तो कुछ नहीं देखता हूँ। पहले हिंदी मूवीज़ देखता था तो उसमें मतलब मैं पूरा कभी नहीं देखता था, उसको बढ़ा बढ़ा के देख लिया कि कहाँ पे मारपीट नहीं, मतलब फाइनल क्या हो रहा है। हाँ जी, क्लाइमेक्स कि प्यार तो होना ही है, तो क्या देखना, प्यार तो होना ही है उसमें। तो प्यार हो गया तो फिर बीच में तो कहाँ पे तो उसमें क्लाइमेक्स आ रहा है कि हाँ शादी हो गई भाग्य लेकर के, फिर फाइनली जो कैसे कैसे जो है तो उस पर सेटलमेंट कैसे हो रहा है, या काफी जो है ना कट रहा है। ये तो हमें भी नहीं समझ में आया क्या कट हो रहा है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि मतलब कुछ है, मतलब फाइनली हमें सेंटर ऑफ मास से मतलब मास को कहाँ पे रख के काम कर लेते हैं? मास को सेंटर ऑफ मास पे रख करके, तो यही बोला जा रहा है कि मूवी को जो है ना तो कुछ क्रिटिकल पॉइंट पे देख लेते हैं, उसी से हमारा काम हो जाता है। कि क्रिटिकल पॉइंट बाकी तो होना ही है, बाकी नॉर्मल काम तो होना है कि 2-3 गाने होंगे या ज़्यादा गाने होते हैं काफ़ी बारी, लास्ट में तो हैप्पी एंडिंग हो ही जाएगा। साइड आजकल नहीं चलते हैं। आजकल क्या चलता है? पुराने ज़माने में 70s 80s में चलते थे साइड वाला सॉन्ग, आजकल तो सैड होता ही नहीं कुछ भी। चले आज देखेंगे ऊपर, हम लोग जो है आजकल कौन सा तो इन्फॉर्मेशन एज में जी रहे हैं और हैप्पीनेस में जी रहे हैं। मतलब जितना हैप्पीनेस आपको मिल रहा है आज, इतना ही हैप्पीनेस आज तक तो किसी भी युग में नहीं मिला था। जितना हैप्पीनेस आपके साथ है इन्वॉल्व है, उतना हैप्पीनेस
अरे इतना एंजॉयमेंट, एक क्लिक पे सब कुछ, सारी दुनिया आपके सामने आ जाती है। ऐसा हुआ था क्या कभी? अरे गूगल इसी एज में है ना, इसी इंफॉर्मेशन एज में है ना, पहले नहीं होते थे ना ये। तो इतना हैप्पीनेस जो है कि आप अकेले भी हैप्पीनेस रह सकते हैं। पहले जो है कि हैप्पीनेस के लिए क्या चाहिए था? पूरी फैमिली चाहिए थी, ये चाहिए वो चाहिए। आज अपने अकेले में बस व्यस्त है, अकेले में मस्त है तब, किसी कोई ज़रूरत ही नहीं है। कोई है भी तो हटाओ तुम्हें बस गूगल चाहिए हमें तो आप इन्फॉर्मेशन एज में जी रहे हैं आज। मतलब ये नेचर का गेम है, आप उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि आज से पहले जितने भी तो लाइफ साइकिल चले थे उसमें क्या होता था, तो लोगों को क्या होता था लेकर, क्योंकि अभी मैं बोलूँगा ना, मैं फूड का एग्जांपल क्यों देता हूँ आपको, कुछ किसी भी केस में तो मैं क्या बोला कि सॉलिड स्फीयर का मतलब क्या एग्जांपल बताया था? रसगुल्ला। क्यों ऐसा एग्जांपल देता हूँ? इसके पीछे का लॉजिक होता है कि ये वाइब्रेशंस चेक किया गया, वेव्स चेक किया गया कि आदमी को जैसे रसगुल्ला का नाम आया या कोई भी खाने का एग्जांपल दिया जाता है तो उसके अंदर जो है तो क्या हो जाता है, एक्साइटमेंट आता है उसके अंदर। वो सोया हुआ आदमी भी जाग जाता है। तो आप डिस्कवरी चैनल देखते हो, पहले दिखाया जाता था, उसमें तो ऐसी बातें दिखाई जाती थी कि ये जो है तो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट इसी में होता है जब आपको आदमी फूड का नाम। और एक्साइटमेंट क्यों आता है? क्योंकि आज से पहले हमेशा इस अर्थ पे क्या होता था, तो फूड की कमी होती थी। क्या होती थी? आज भी है, बट आज मतलब पहले से बेटर स्टेटस है। तुम सुना है ना कि इतने लोग, इतनी जनसंख्या आज भी तो बिना खाए हुए सो जाती है, या एक टाइम का खाना मिलता है ऐसा वगैरह वगैरह सोया हुआ। तो आज से पहले जो ऐसा होता था, बट इस एज में तुम्हारे पास क्या है, एकदम जोमेटो ऑन करो, बस एक क्लिक करो, जो सामने आ गया तो इतना हैप्पीनेस जो है तो कभी अवेलेबल नहीं था। आज काफ़ी हैप्पीनेस है। चलें तो आपसे बोले कि इस हैप्पीनेस का फ़ायदा उठाएं। क्या करेंगे? मास को कहाँ पर रख के काम करेंगे आप? सेंटर ऑफ मास पे रख के प्ले कर जाएंगे। पूरे सिस्टम से हमें मतलब नहीं है। क्लियर हो गया लोगों को? तो डंडे का मास को सेंटर ऑफ मास पे रख के एमएमएस इनका कहाँ पे आ जाएगा सेंटर ऑफ मास? तो डेट भी इनके बीच का डिस्टेंस L/2 है अभी। हाँ, अभी L/2 है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे चले जाएगा? L/4 पे। dm1 बाई हाँ, दोनों सेम फार्मूला है, दोनों बताया ना। क्या बोल रहे हो तुम? m1 x1 ऊपर देखेंगे, c ऊपर देखेंगे। ये क्या था? तो m1 था, m2 था, m1 एंड, अगर इनके बीच का डिस्टेंस डायरेक्ट हमें पता है और m1 से सेंटर ऑफ मास बताना चाहते हैं तो डायरेक्टली क्या लिख देंगे? m2d बाई, ये जो है हमने बोला कि आप जो है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखने के लिए काम करें। ये आ रहा वहीं से m1 x1 प्लस m2 x2 बटे m1 प्लस m2 से आ रहा है। ये m1 x1 प्लस m2 x2 बटे m1 प्लस m2 से कैसे आ रहा है देखोगे अब तुम। ये x1 क्या है? तो m1 से सेंटर ऑफ मास का लोकेशन है। बेसिकली m1 से क्या है? ये सेंटर ऑफ मास का लोकेशन है, वहाँ से ही आ रहा है। एक सेंटर ऑफ मास यहाँ पे भी लिखो, देखो ऊपर देखो तुम, ये किसका कोऑर्डिनेट कितना लिखा और इसका कितना लिख दिया? तो तुम बताओ कितना लिखूँ ऊपर में? यहाँ पे कितना लिखूँ? m1 0, और यहाँ पे क्या लिखूँ? तो वही आ रहा है। मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं डायरेक्ट तुम्हें बोला कि जब भी दो लोगों का सिस्टम है, 2 पॉइंट मासेस में बार जरूरत होती है, तो 2 पॉइंट मासेस के लिए उनके बीच का अगर डिस्टेंस दिया हुआ तो डायरेक्टली क्या लिखते हैं हम लोग? m2d बाई m1 प्लस m2 आता किससे है? m1 x1 प्लस m2 x2 बटे m1 प्लस m2 से ही आता है। बेसिक एक्चुअल फार्मूला m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2 ही है। m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2 ही है। बताया था सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या बताया था? किसी को याद है? सेंटर ऑफ मास का मतलब होता है वेटेड एवरेज। क्या? वेटेड एवरेज। बताया था कि इसका बस इतना ही बोल रहा है कि यहाँ पे कुछ बच्चे हैं उनके एज 17 ईयर्स है, कुछ बच्चे हैं उनका, तो क्या करेंगे 10 बच्चों का एज 17 है, 15 बच्चों का उम्र तो 18 है, ऐसा करके 10 इंटू 17 और 15 इंटू 18 प्लस नीचे टोटल से डिवाइड करते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वेटेड एवरेज लेना। क्या करना है? तो वेटेड एवरेज ये निकालते हैं हमेशा। बेसिकली सेंटर ऑफ मास इज नथिंग बट एवरेज का काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं हम लोग?
एवरेज जो निकालते थे, बताया था कि इस क्लास में तो इतने बच्चे इतने बच्चे इतने बच्चे ऐसे ऐसे जनसंख्या दिया हुआ, तो हर एक बच्चे से उम्र पूछने की कोई जरूरत नहीं, हम किस पे काम कर लेंगे। तो उनके से एवरेज लेकर के काम करते थे कि इस क्लास की एवरेज आयु इतनी है। तो उसी को फिजिक्स में क्या न्यूटन ने एक्सप्रेस करा, मैथमेटिकल उसी प्रोसेस को न्यूटन ने फिजिक्स में अप्लाई करा। अब बोला इससे क्या, उसने बोला सेंटर ऑफ मास। उसने बोला कि जिस तरीके से क्लास में सारे बच्चों को उम्र पूछने की जरूरत नहीं है, उसी तरह से अगर इन सारे बच्चों का एक सिस्टम है तो इनका मोशन डिस्कशन करने के लिए भी हर एक का मोशन इंडिविजुअली डिस्कशन करने की जरूरत है नहीं है। हर एक का मोशन इंडिविजुअली डिस्कशन करने की जरूरत है नहीं है। सेंटर ऑफ मास निकालना और उसका डिस्कशन करते कंप्लीट हो जाएगा। m2d/m1 + m2 में किसी को दिक्कत है तो इनका आप बता दोगे L/4। कहाँ से L/4? तो यहाँ से भी L/4 और नीचे से भी। अगर यहाँ से पूछ दिया जाए ये डंडे से सेंटर ऑफ मास हर एक को पता चल गया। अगर हमें यहाँ से पूछ दिया कि डंडे से ये डंडा, एक डंडा ये था और एक डंडा ये था, ये टी शेप बना रहा डंडे का नाम यहाँ पे ए दे दूँ, तो ए से सेंटर ऑफ मास का लोकेशन बताओ। तो क्या क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक L/2 था और यहाँ पे L/4 था, तो ये कितना हो गया यहाँ से ये वाली 3L/। सही बात है ये। तो ए से पूछा जाएगा तो कितना आंसर देंगे। और दूसरा क्या पूछे जाते हैं कि टी शेप पे दो आइडेंटिकल डंडे हैं, क्या बना रहे हैं, टी शेप बना रहे हैं। दो आइडेंटिकल डंडे क्या बना रहे हैं, टी शेप बना रहे हैं। तो पूछा जाएगा कि ए से तो एक पॉइंट बताओ जहाँ पे कि फोर्स लगाएं और इसमें सिर्फ ट्रांसलेशन होगा, रोटेशन नहीं होगा। तो यही आंसर देंगे। क्लियर बात हो गई? तो रेडी हैं सब लोग? तो अब ये आंसर क्वेश्चन पूछा दिया, जल्दी जल्दी आप बताएंगे आप लोग। ए से बताना ऊपर देगा, दो आइडेंटिकल डंडे, आइडेंटिकल मतलब उन जो डंडे का जो लाइक कंटेंट है वो सेम है बट लंबाई अलग अलग है। बोला कि दोनों डंडे की लीनियर मास डेंसिटी सेम है बट लंबाई एक की L है, दूसरे की कितनी है 2L है। L है 2L है। इनका कंपोजिट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना। क्वेश्चन समझ आया नहीं आया? दोनों डंडे का लीनियर मास डेंसिटी सेम है बट एक की लंबाई L है, दूसरे की लंबाई 2L है। तो इस कंपोजिट सिस्टम का, किस कंपोजिट सिस्टम में किस ए से किस पॉइंट पे फोर्स लगाएं, ए से कितने डिस्टेंस से फोर्स लगाएं इस सिस्टम में, ताकि जो है तो ये इंटायर सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन हो, रोटेशन ना हो। इस कंपोजिट सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन हो, रोटेशन नहीं हो। इस कंपोजिट सिस्टम में सिर्फ ट्रांसलेशन हो, रोटेशन नहीं हो। इसके लिए कहाँ किस पॉइंट पे फोर्स लगाए हैं, कौन बताएगा? 3L/2 कैसे कैसे आएगा? सर इसका तो L आ जाएगा ऊपर, एक उसका L/2 और बीच का L हो जाएगा। बीच का L हो जाएगा और मास को ये देखेंगे, मास सेम ही बोला ना अपने डेंसिटी। मास लीनियर मास डेंसिटी सेम बोला, मास सेम होगा क्या? लीनियर मास डेंसिटी मास पर यूनिट लेंथ। तो एक का मास m मानोगे तो इसका 2m मानना पड़ेगा। लीनियर मास डेंसिटी मास पर यूनिट लेंथ सेम है बट लंबाई ज़्यादा होगी तो मास क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। लीनियर मास डेंसिटी सेम है, हाँ जी। लीनियर मास डेंसिटी मास पर यूनिट लेंथ सेम है। तो लंबाई अलग अलग है तो क्या हो जाएगा, मास क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएगा। ये देख लोगे L वाले का मास m मान लिया तो यहाँ पे m रखोगे, यहाँ पे कितना रखोगे, और दोनों के बीच का डिस्टेंस L, यहाँ और यहाँ के बीच का डिस्टेंस L। जिनको दिक्कत है तो बताता रहेगा कि हमें दिक्कत हो रही है। m and 2m L। हमें आंसर ए से देना, हम कहीं से भी तो पहले लोकेशन सेंटर ऑफ मास का निकाल लें, जहां से मर्जी वहां से निकाल लें। m and 2m दोनों के बीच का तो डिस्टेंस L है। सेंटर ऑफ मास बताओ कहाँ आ रहा है, 2L/3 किससे आ रहा है,
एम से बता रहे हैं 12/3, एम से 12/3, तो 2m से कितना हो जाएगा? 2 मास के लिए तो याद ही हो जाना चाहिए। बताओ बेटा कैसे लिखेंगे 2 मास के लिए? यहाँ से अगर बताएंगे, यहाँ से बताएंगे तो m इंटू L/3m, L/3, यहाँ से L/3, यहाँ से L/3, और यहाँ से L/3, यहाँ से L/3, तो यहाँ से बताएंगे तो L + L/3। यहाँ से L/3 कैसे निकाल लिया? इसको ओरिजिन मान लें, इसको ओरिजिन मान लिया तो m2d/m1 + m2, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 22 सेंटर ऑफ मास। गुड, m इंटू L/3m, तो L/3 आ गया। तो अब आपको पता चलेगा कि यहाँ से L/3 और नीचे से हमें अगर ए से पता करना, तो ए से पता करना तो ये कितना है? L और L/3, तो ए से टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? तो डेट विल बी 4L/3। तो कहाँ पे फोर्स लगाएं ताकि जो है तो ट्रांसलेशन हो, रोटेशन ना हो? 4L/3। आदमी के अंदर कहाँ पे किक मारोगे ताकि ट्रांसलेशन हो, रोटेशन ना हो? नाभि पे मारेंगे। नाभि पे अगर किक करेंगे तो क्या होगा? तो सेंटर ऑफ मास पे तो ट्रांसलेशन ही होगा, रोटेशन नहीं होगा। पैर और इधर सर में मारोगे तो क्या होगा? समझ आ गया लोगों को? मास मोमेंट की बैलेंसिंग होती है सेंटर ऑफ मास का अबाउट। तो ऐसे तो वेरियस क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं 2 डंडे लेकर के, मतलब तुम पूरी लाइफ जो है इसी पे निकाल सकते हो। 2 डंडे लेकर के आप जो है तो ऐसा बना दिया, 2 डंडे लेकर के, तो 2 डंडे, 3 डंडे, 4 डंडे लेकर के, ईंट का सिस्टम कभी देखा आपने? बहुत सारे ईंट लगे हुए हैं, मास m लेंथ के लिए ईंट हैं, मास m लेंथ के ईंट हैं, और 1 बाई 1 एक के ऊपर तो बैक टू बैक लगाए जा रहे हैं। ऐसा जितना भी जनसंख्या लेना हो ऐसे ले लो तुम। कभी प्लेसमेंट भी ऐसा करा क्या? गली मोहल्ले में लोग खेलते भी हैं ऐसे। ये स्लैब है, ईंट देखा क्या? ब्रिक, तो ब्रिक है, ऐसे ब्रिक को सजा रहे हैं आप। कभी जैसे ना तो आप किसी बिल्डिंग में तो ऐसा जो कंस्ट्रक्शन देखा होगा ऐसे किए रहते हैं, दर्शन के लिए, प्रदर्शन के लिए। कितने लोग हैं ये? 7 लोग हैं। बोला 7 आइडेंटिकल ब्रिक्स हैं, 7 आइडेंटिकल स्लैब्स हैं, और इनका जो है तो लंबाई ये सबकी L है, और जो हर एक जो है दूसरे के रिस्पेक्ट में, पहला जो दूसरे के रिस्पेक्ट में, दूसरा तीसरे के रिस्पेक्ट में, तो L/10 डिस्टेंस पे है। ये दोनों के बीच में कितना शिफ्ट करके रखा गया? L/10। ये डिस्टेंस L/10 दिया हुआ, ये डिस्टेंस भी L/10 दिया हुआ, L/10 फिर से वापस, तो ऐसे L/10 डिस्टेंस पे रखा गया, शिफ्ट कर दिया गया। कितना है डिस्टेंस है? L/10। पहले के रिस्पेक्ट में इसको L/10 शिफ्ट करेगा, इसको L/10, इसको L/10, फिर वापस L/10, ऐसा कर दिया गया। ऐसे एक ज्योमेट्री बना दी गई, अरेंजमेंट दिखा दिया गया। ऐसा ना कहीं कहीं प्रदर्शन के लिए बनाया रहता है। कभी मंदिर, लेकिन ना मंदिर या मस्जिद वगैरह में जाओगे तो उसमें कहीं कहीं पे अंदर में दिख बनाया रहता है ऐसा, या कहीं बिल्डिंग विल्डिंग में देखोगे ऐसे बाहर बाहर थोड़ा निकलता है, ऐसा देखा तो होगा। इतना तक तो देखा होगा आपने।
इसी को उल्टा करके तो देखा होगा बिल्डिंग वगैरह में, सिर्फ इतना तो देखा होगा कि लाते हैं बाहर एक्सटेंड करते जाते हैं, तो ऐसा तो बनाया हुआ देखा होगा। और पुरानी जगह में जहाँ पे पहले जो है तो जहाँ पे तो कंस्ट्रक्शन में महत्व रखता था, जहाँ पे जैसे तुमने सुना हो ना कि ये क्या ताजमहल, तो उस बनाने वाले का तो उसने अपना जो है कलाकारी दिखाया, तो ऐसे लोग बनाते थे, ऐसे कुछ डिजाइन बना देते हैं। तो ऐसे एक डिजाइन बना हुआ है, इसका हमें क्या पढ़ना है, सेंटर ऑफ मास पढ़ना। सेंटर ऑफ मास के लिए तो बोला हुआ है कि जो ब्रिक है या स्लैब है उसका तो थिकनेस से इग्नोर करना, क्या लेना है, सिर्फ लेंथ कंसिडर करना, थिकनेस को क्या करना, तो सेंटर ऑफ मास निकालना। बहुत आसान है, देख लें आपके सामने हो जाएगा आंसर। कितने लोग हैं, 7 मासेज आइडेंटिकल, सेंटर मास, एक सेंटर मास निकालना है स्लैब की, तो बाई कोऑर्डिनेट को थिकनेस को इग्नोर करना। तो पहले नीचे में क्या लिख देंगे, 7m, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m7 तक जाएंगे तो कितना हो जाएगा नीचे, डिनोमिनेटर में 7m देखते रहे आपका तुरंत सामने आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा डिनोमिनेटर में 7m, न्यूमरेटर में देखोगे इधर हर एक ब्रिक को किससे रिप्लेस करेंगे, पॉइंट मास से। तो पहले ब्रिक के मास को कहाँ पर रख दूँ, इसके मास को तो सेंटर मास पे L/2 पे, ठीक, इसका भी L/2 पे और इसका भी ऊपर वाले का भी, तो 2 लोग मतलब 2m रख देता हूँ, L/2 पे कितना मास रख दूँ, इसका भी और इसका भी कहाँ रख दूँ, L/2 पे, गुड। और इसके लिए तो यहाँ से यहाँ ये जो सेकेंड वाला ब्रिक है उसका सेंटर मास L/2 पे होगा, बट कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में L/2 प्लस L/10 पे हो जाएगा। तो ऐसे ये वाला और ये वाला कितने लोग हैं, तो इनको कहाँ पर रख देंगे, L/2 प्लस L/10 पे रख देंगे, L/2 प्लस। आप बताएंगे इसका सेंटर मास इस वाले का L/2 पे। अब कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में ओरिजिन से देखेंगे तो L/10 प्लस L/10 प्लस L/2, ऐसे वाले भी कितने लोग होंगे, 2 लोग होंगे, ऐसे वाले भी 2 लोग होंगे। इसका सेंटर मास L/2 यहाँ से, और ओरिजिन से देखेंगे तो L/10 L/10 L/10, और ऐसे वाले कितने लोग होंगे, 1 ही लोग होंगे। बहुत आसान हो गया, बहुत आसान हो गया। इसको समराइज करके देखना चाहो तो ऐसा बेसिकली ऐसा है, बाई कोऑर्डिनेट को नेग्लेक्ट करना तो देखेंगे ऊपर देखेंगे, बेसिकली ऐसा केस है ये। यहाँ बोलेंगे ट्वाइस m है, ट्वाइस m है, ट्वाइस m है, और कितना m है, कितना डिस्टेंस लिखूं, L/2, 0, ये कितना लिखूं, इसके बारे में कितना लिखूं नेक्स्ट वाले के लिए, L/2 प्लस 2L/, और लास्ट वाले के लिए L/2 प्लस, जिसको कन्फ्यूजन है बता देगा। अब मतलब तुम्हें समझ में आया कुछ, क्या करना आगे, ट्वाइस m इंटू L/2, m इंटू L/2 प्लस 3L/10, और नीचे में सम ऑफ मासेस कितना हो रहा है, 7m डाल देंगे। अब पूरा का पूरा किस पे है, तो बातें आके टिक जाती है जोड़ने पे। आप कितना अच्छा जोड़ते हैं, देखते हैं कितने लोग को जोड़ आता है। 5L/7 शायद सही आंसर नहीं है। जोड़ने का टेस्ट हो रहा है आपका, कितना कौन जोड़ पाता, कितने लोग यहाँ पे सही से जोड़ के बता देते आंसर। फंडा सिखा दिया हमने, सेंटर ऑफ मास का फंडा हर एक बच्चा सीख गया कि m1 x1 m2 x2 सब कुछ लिख दिया गया सामने। एक्सप्रेशन भी तो डेवलप कर देता हूँ। अब तुम्हें जोड़ने का काम दिया गया, तुम जोड़ के बताओगे, तुम जोड़ लेते हो। नीचे में 7m लिख दिया, ऊपर में तो ट्वाइस m, यस गुड, 22L/35।
22/35L। हाँ जी, बाकी लोग भी फाइंड आउट करें, जो आएगा वही बताएंगे। काफ़ी लोग अब सेम आंसर को रिपीट नहीं करेंगे, जो आपको आता वही देखें कि हमने जोड़ दिया। बेसिकली एवरेज निकालना, तो एवरेज में जोड़ने का अगर काम आता तब कर लेंगे, बाकी जो है तो इसी जोड़ने का प्रोसीड्यूर को आगे तो कंटिन्यूस सब्जेक्ट में इंटीग्रेशन से भी करेंगे। अब एडिशन करने काम जिस तरीके से भी कर लें, ऊपर नीचे m हट जाएगा, m रिमूव कर लिया होगा लोगों ने, ऐड करने काम है, l हट गया, l कॉमन ले लिया, m हट गया, ऊपर से सब जगह पे m हटा दिया गया। पहला टर्म में क्या बचा, ऊपर रहेगा, m ऊपर नीचे हट गया, l कॉमन ले लिया, तो पहला टर्म में तो 2 × 2 मारा जाएगा तो कितना बचेगा 1। यहाँ पे तो ये 2 × 2 फिर से यहाँ पे कितना आ गया 1 + 2/10, 2 × 1/10 दैट विल 1/5। यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 2 × 2 कितना हो गया, यहाँ पे 2 एंड 1/2 कितना हो गया 1 हो गया। ये टर्म हमने कंसिडर कर लिया, ये कर लिया, अब इसके बारे में कर रहा हूँ, तो ये 1 आ गया और ये कितना आ जाएगा, इसको गुना करेंगे तो दैट विल 2/5। ये टर्म का भी कंसिडर हो गया। अब इस टर्म के लिए बोलेंगे तो 1/2 + 3/10, ये पूरा एडिशन काम आने वाला, और नीचे 7 से डिवाइड कर लेंगे। ऐड कर लें, 1 + 1 + 1 3 बार आ रहा है, कितना हो गया वो। और भी तरीके से आप ऐड कर सकते हैं, ये 1 + 1 + 1 एडिशन करना है, जो भी आपने अभी तक सीखा तो उस तरीके से ऐड कर लेंगे। 3 हो गया, 1/5 + 2/5 दैट विल 3/5 + 1/2 + 3/10 जिस भी तरीके से ऐड कर लें। यहाँ पे एक तरीका ऐसा हो सकता है, देख लेंगे इधर, ये जो आता है 3/5 है ना, 3/5 और ये 3/10, इनको ऐड कर देता पहले, 2 से गुना कर लो ऊपर, तो नीचे कितना हो गया 10 हो गया, l/7। और भी तरीके से जोड़ सकते हैं जैसी आपकी इच्छा हो। ये नीचे 10 हो गया तो ऊपर कितना हो जाएगा हमारा, तो 6 + 3 9/10 हो गया, + 1/2। ये एक ही तरीका नहीं हो सकता, और भी तरीके हो सकते हैं जोड़ने के लिए। एक पॉसिबिलिटी में एडिशन कर दो, यहाँ 5 से गुना कर लें, ऊपर नीचे 5 से कर लिया तो कितना हो गया l/7 3 + तो 14/10 ऐसे ही आ जा रहा है। अब इनको फिर से एलसीएम ले लें, तो 44/, तो 70 आ जाएगा, l/7 एंड 44/10 कट वट लगा लोगे, ये 22 से कट जाएगा, तो 22/35L आ जाएगा। किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा। ये पूरा प्रोसीड्यूर करने का क्या तो मकसद था कि आपको समझ में आना चाहिए कि जोड़ने का काम होता है, सेंटर ऑफ मास निकालना। मतलब कंटिन्यूअस सब्जेक्ट को क्या करते हैं, कंटिन्यूअस सब्जेक्ट में तो सेंटर ऑफ मास पता हो जाता है, और उसके मास को सेंटर ऑफ मास पे रख करके कंटिन्यूअस सब्जेक्ट को, हाँ, पॉइंट मास मान करके आंसर निकाल लेते हैं। कंटिन्यूअस सब्जेक्ट को रिमूव कर देते हैं और मास को कहाँ पर रख देते हैं। इसी प्रोसेस को न्यूटन ने बताया, इसी को क्या बोला, रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट, क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट। पूरे तो सिस्टम से हमें मतलब नहीं है, पूरे सिस्टम से मतलब नहीं है।
ये कॉमन सा जो है तो पूरे सिस्टम से मतलब नहीं, हमें किससे मतलब होता है? मास को सेंटर ऑफ मास पे रख करके तो प्रोसीड्यूर कर लेते हैं। यही एक रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट बताया न्यूटन ने, और रिवोल्यूशन लाया, क्रांति लाया। पूरे सिस्टम से कोई मतलब नहीं है। क्लियर बात हो गई होगी? आगे मूव करें। ऐसे अब उसमें हमने 7 लिया था ना, आगे जनसंख्या 11 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, या कम भी कर सकते हैं। 2 लोग रखे, 3 लोग रखे, तो ऐसे स्प्लिट करके और क्वेश्चन बनाया जा सकते हैं। हमने टी शेप का एक दिखा दिया, एल शेप का भी देख लें आप। एल शेप दिया हुआ, डंडे क्या बना रहे हैं? एल शेप बना रहे हैं। 22L/35 कितना आ रहा है वैल्यू? 22/35 डेसिमल में तो आइडेंटिफाई करके देख लो कितना आ जा रहा है। पॉइंट एल के टर्म्स में लंबाई जो है 22/35 0.6 आ रहा है। क्या आ रहा है? 0.6 आ रहा है। ये डिवाइड करोगे ना तो कितना आ जा रहा है? 0.6 समथिंग आ रहा। तो क्या बताएंगे? ये जो पहला डंडा था, पहला डंडा का सेंटर यहाँ पे L/2 था, इससे समथिंग यहाँ पे कुछ आगे आएगा। इंटायर सिस्टम का सेंटर ऑफ मास अगर अकेला डंडा होता तो यहीं पे होता, सभी डंडे को इसी के ऊपर रख जाते तो कितना होता? यहीं पे होता। बट जैसे शिफ्ट करोगे स्लाइटली तो सेंटर ऑफ मास आगे की तरफ जाएगा, क्योंकि आगे के पोर्शन में मास से क्या कर रहे हैं? तो बढ़ रहे हैं। तो कहाँ पे आ रहा है? तो यहाँ पे आ रहा है। उस इंटायर फ्रेम का डिस्टेंस करने के लिए देख लेंगे तो ऐसा या तो एल शेप बना दें, या आगे क्या किया जा सकता है बताओगे तुम? इन दोनों केस के लिए तो ऐसे आंसर निकालेंगे हम लोग। ये 3 डंडे को या तो क्या कर दें, तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल के तो साइड्स बना दें, या तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड्स बना सकते हो। ना समझ में आई बात कुछ? चलें, एल शेप बना दिया पहले, तो एल शेप बना दें, सेंटर ऑफ मास निकालें, लंबाई एल एंड एल है। हाँ जी, होमवर्क ग्रुप में करेंगे लोग। आगे हम लोग बोल देते हैं क्या क्या रखा हुआ है? 2 डंडे हैं, एल शेप बना दिया गया। एक डंडे को एक्स एक्सिस में रख दिया गया, एक डंडे को वाई एक्सिस में रख दिया गया। इनका सेंटर ऑफ मास निकालना। दूसरा क्या कर लोगे तुम? 3 डंडे हैं, क्या बना रहे हो? 3 डंडे, तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, लंबाई एल एंड एल। ये इसकी लंबाई कुछ और होगी, बट क्या बताओगे? आइसोसेलेस बन गया, तुम क्या कर लोगे? मास को सेंटर ऑफ मास पे रख के तो क्या कर लेंगे? डंडे को फेंक देंगे और तो कोऑर्डिनेट्स पता कर लेंगे आप। मास को कहाँ पे रख के काम कर लेंगे? सेंटर ऑफ मास पे रख करके काम कर लेंगे। 2 डंडे, 3 डंडे, या कितने इनफिनाइट डंडे कितने भी हैं, तो मास को सेंटर ऑफ मास पे रख के तो प्रोसीड कर जाएंगे। तो आगे मूव करें। बोल रहा हूँ बेटा कि ये 2 डंडे पहले क्या बनाते थे, इनको ऐसे रख दोगे तो क्या बन जाता था? टी से बन जाता। कैसे सेंटर ऑफ मास निकाले सिस्टम का? तो डंडे का तो मास को सेंटर ऑफ मास पे रखा, और फिर दोनों 2 पॉइंट मास जो हो गए उनका सेंटर ऑफ मास निकाल लिया, जहाँ से पूछ रहे थे तो इंडिकेट कर दिया। तो ऐसे ही डंडे को ऐसे कर दिया, तो ये क्या बोलते हैं? एल शेप डंडे हो गए। अब इस डंडे को क्या निकालना हमें? सेंटर ऑफ मास। तो क्या करेंगे? तो इसके मास को यहाँ पर रख देंगे, तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया? तो ये एक पॉइंट मास हमारा कहाँ पे आ गया? तो L/2, 0 पे। और ये कहाँ पे आ गया? 0, L/2 पे। अब ये एक सेंटर ऑफ मास और वाई सेंटर ऑफ मास दोनों निकालना पड़ेगा। एक सेंटर ऑफ मास M1 L1 प्लस है, M1 X1 प्लस M2 X2, तो कितना आ जाएगा? L/4 आ जाएगा। M इंटू L/2 और नीचे 2M, तो L/4, और यहाँ पे बाई सेंटर ऑफ मास, तो L/4 आ जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास कितना आ गया? L/4, L/4। अगर ये 2 डंडे हैं तो इनका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे आएगा, L/4, L/4 पे। L/4 I कैप, L/4 J कैप। तो ऐसा तुम आइडेंटिफाई कर लोगे। 3 डंडे हो या कितने डंडे हो, कोई भी ज्योमेट्री बनाएगी तो क्या करेंगे हम लोग? तो पॉइंट मास से रिप्लेस कर देंगे और सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल में कितना हो गया? इसके मास को कहाँ पर रख देंगे? तो L/2, 0 पे। इसके कहाँ पर रख देंगे? L/2, 0 पे। ठीक, इसका ये पूरी लंबाई पहले कितना निकाल लोगे? √2L हो गया। पूरी लंबाई कितनी हो गई? तो इनका सेंटर ऑफ मास इसके मिड पॉइंट पे होगा।
आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में तो ये 45 और ये कितना है हमारा 45 है। हमें इसके मास को जहाँ पे रखेंगे तो उसका कोऑर्डिनेट चाहिए, उसका क्या चाहिए कोऑर्डिनेट चाहिए। ये जो है हमारा कोऑर्डिनेट चाहिए। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या था, वहाँ पे पहुँचने के लिए एक्स में कितना चलना पड़ा और वाई में कितना चलना पड़ा, एक्स में कितना चलना पड़ा, वाई में कितना चलना पड़ा, एक्स एंड वाई में कितना चलना पड़ा। ये जैसे ना रूटीन प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा इसके में ज़रूरत है नहीं, बस ये एग्जांपल दे देता हूँ। बाकी जो है कुछ और जो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरत है उस पर हम चलते हैं। ये कहाँ पे तो L/2 पे डाल दिया, इन दो मास से तो यहाँ मिल गया हमारे, ठीक है। ये बाकी ये वाला लाइन में दो मास से L/2 पे आ गए थे। बाकी एक थ्योरेटिकल पॉइंट ऐसे भी यहाँ से इंश्योर कर लोगे, देख लो यहाँ पे सेंटर मास कहाँ पे आ गया था, एक मास यहाँ पे डंडा इधर है, सेंटर मास हमारा यहाँ पे आ गया था। तो ध्यान सुन लोगे, सेंटर मास के बारे में थ्योरेटिकल पॉइंट पूछ रहे थे कि सेंटर मास ऑब्जेक्ट के इनसाइड होता है, आउटसाइड होता है या सरफेस पे होता है, कहाँ पे होता है, इनसाइड होता है, आउटसाइड होता है या सरफेस पे, तो कहीं पे भी हो सकता है, इनसाइड भी हो सकता है, आउटसाइड भी हो सकता है। जैसे ये कहाँ पे है, इनसाइड है आउटसाइड है, इसको ज्योमेट्री से कोई मतलब नहीं, आउटसाइड जा रहा था ये, समझ आई बात नहीं है। इनसाइड आउटसाइड और ऑन द सरफेस कहीं भी हो सकता है। तो ये हम बात कर रहे थे क्या करेंगे, तो हमें कोऑर्डिनेट इसका चाहिए। इसका मिड पॉइंट आपको पता चल गया, ये जो पूरी लंबाई कितनी है हमारी L/2 है। हमें यहाँ से तो इसके सेंटर तक पहुँचने के लिए इसका सेंटर कहीं पे होगा, यहाँ से यहाँ इसका सेंटर, इसके मिड पॉइंट पे तो सेंटर मास होगा। ये डिस्टेंस कितना हो गया L/√2 कितना हो गया, ये लंबाई L/√2 है। यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी हमारी है, हमें कोऑर्डिनेट चाहिए, क्या चाहिए, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी है L है, पूरी लंबाई कितनी है। हमें ये यहाँ तक पहुँचने के लिए x में कितना चलना पड़ा, x में देख लेंगे, ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री, तो इसका कंपोनेंट लोगों कितना आ जाएगा इधर L/√2 cos 45। इस पूरे का तो कंपोनेंट यहाँ पे डाल दे, प्रोजेक्शन ऐसे है, कुछ समझ आ रही है बात। ये जो है यहाँ से यहाँ तक L/√2 है, ये कितना एंगल, तो यहाँ से पता कर लेंगे कि यहाँ से ये लंबाई कितनी है, प्रोजेक्शन इसके नीचे वाला पॉइंट L/2 cos 45। तो समथिंग कहाँ पे पहुँच गए आप, यहाँ से जो प्रोजेक्शन आएगा तो W L/4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कुछ नहीं समझ में आया, कितना आ जाएगा, यह L/4 कुछ आ जाएगा, ऐसा देख लें पूरा लोकेशन को। ये L/2 है, L/2 इधर दिखाता हूँ, यहाँ से L/4 इधर से मेंशन कर रहा हूँ, तो यहाँ से L/4 है, L/4 है। ये मिड पॉइंट ऐसा दिखा करके ऐसा बोला जा रहा, मिड पॉइंट यहाँ से L/4 है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अरे पूरा L है, यहाँ से L/4 है, तो ये कितना हो जाएगा 3L/4। इसका x कोऑर्डिनेट कितना लिखोगे 3L/4। यहाँ तक पहुँचने में x में कितना चलना पड़ा, y में कितना चलना पड़ा, ये देखना पड़ता है हमें, x में कितना चलना पड़ा और y में, समझ आई बात नहीं आई। कोऑर्डिनेट का मतलब x में कितना चलना पड़ा और y में कितना चलना पड़ा। ये L/4 हो जाएगा, L/4 हो गया तो कितना हो गया, तो कोऑर्डिनेट इसका जो तीसरा पॉइंट मास है, तीसरा मास है, तो उसके लिए तो कितना रखेंगे आप, W 3L/x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हमारा L/√2, ये साइन कंपोनेंट आ जाएगा। तो यहाँ से y डायरेक्शन में कितना चलना पड़ा, तो L/4 कितना चलना पड़ेगा। तो ऐसे कोऑर्डिनेट तुम्हें निकालना पड़ेगा, ज्योमेट्री लगाना, उसमें आश्चर्यजनक काम नहीं है कि यहाँ पे तो डायरेक्ट ज्योमेट्री पता चल गई थी कि इसकी लंबाई L है तो ये L/2 पे होगा, इसकी पता चल गई थी। इसका भी उतना ही आसान है, बट चूंकि तो एंगल से इन्वॉल्व हो गया तो कुछ लोगों को लग सकता है कि ऐसा करना पड़ रहा है, बट आपको करना ही पड़ेगा, कोऑर्डिनेट समय निकालना ही पड़ेगा उसका।
अब फिर से वही कर देंगे, 3 पॉइंट मास से आ गए m1 x1 m2 x2 m3 x3 बाई m1 प्लस m2 कर देंगे। अच्छा L/2 अच्छा सर वो असाइनमेंट भी डिस्कस करनी है परसों जो क्लास में ओके। ये देख लेंगे, यहाँ पे देख लें, पंचमोर से ऊपर देंगे, एक डंडा यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, खत्म हुई। ये 2 डंडे का कोई दिक्कत नहीं थी, इसमें देख लेंगे। ये पूरी लंबाई कितनी है, तो L/2 है, तो ये कितना हो गया हमारा, L/2 हो गया। ये पूरा लंबाई L/2 है, आधा कर दिया तो L/2। ये कितना एंगल है, 45 डिग्री, 45 डिग्री L/2 cos 45, तो कहाँ पे आ जा रहा था, L/4 पे ये L/2 इंटू 1/2, L/2 आ जा रहा, कितना आ जा रहा है ये L/2, ये L/2 हो जा रहा, तो डेट विल बी पूरी लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितना था हमारा, L/2 है और L है, तो ये कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक L/2, तो डेट विल बी L/2। और फिर से इसके बारे में देखें, ये 45 डिग्री है, ये कितना हमारा 45 डिग्री है, ये L/2 है, ये कितना है L/2, ये L/2 है, एंगल 45 डिग्री, तो एंगल के सामने कौन सा कंपोनेंट, L इंटू साइन L/2 इंटू ये वाला कंपोनेंट L/2 इंटू साइन 45, तो डायरेक्ट L/2 कॉमा L/2 आ जाएगा। 3 पॉइंट मास से यहाँ पे रख दोगे, एक मास यहाँ पे, एक मास यहाँ पे, एक मास यहाँ पे, और उनका फिर से m1 x1 m2 x2 m3 x3 बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 m1 बाई 1 m2 बाई 2 m3 बाई 3 बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, ऐसा कर लेंगे। किसी को कन्फ्यूजन चल रही है बता देगा, तो पॉइंट मासेज में चेंज करके काम कर लें, आगे बढ़ेंगे, जल्दी बढ़ेंगे। आप फंडा क्या आ गया कि मैं बस इस पे काम कर रहा हूँ, m1 x1, ये इस सारे जो जितने क्वेश्चंस होंगे देखेंगे सुनेंगे, सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए, सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने के लिए जितने क्वेश्चंस ऐसे वाले होंगे, 2 स्फेयर हैं, एक स्फेयर एक कोन है, एक डिस्क एक है, तो एक सेमी सर्कुलर डिस्क है, एक सेमी सर्कुलर रिंग है, ऐसे 2 कॉम्बिनेशन है। या क्या करना सुनेगा, एक क्या करते हैं, एक डिस्क में से एक होल बना दें, एक डिस्क में क्या बना दें, एक होल बना दें, एक डिस्क में से बीच में क्या करते हैं, काट करके एक होल निकाल लें, तो ऐसे सारे क्वेश्चन का आंसर ऐसे निकलेगा। मास को कहाँ पे रख के कर देंगे हम लोग, सेंटर ऑफ मास पे रख के प्रोसीड कर जाएंगे। तो पहले 2 स्फेयर वाला, ये एक कोन और एक स्फेयर वाला क्वेश्चन करता हूँ, फटाफट देखेगा। एक स्फेयर एक कोन वाला केस कर रहा हूँ, ऐसा दिया हुआ कि एक क्या है, कोन है, ऊपर देखेगा लोग, एक कोन है, इसका जो रेडियस है कितना R है, ये कोन है, इसका रेडियस कितना हमारा R है, ये कोन का रेडियस R है, ये डायमीटर कितना है इसका, तो ट्वाइस R है, कोन का डायमीटर ट्वाइस R, रेडियस R, और इतना ही रेडियस का एक स्फेयर लिया, इतना ही रेडियस है क्या हमारा स्फेयर है, स्फेयर का भी रेडियस कितना हमारा R है, दोनों का ऐसा कॉम्बिनेशन बना दिया। एक कोन लिया है और एक क्या लिया हमने, एक कोन और एक स्फेयर ले लिया गया, और दोनों का ऐसा कॉम्बिनेशन बना दिया गया। इधर जो है ये जो जिससे बना हुआ रेडियस दोनों का R दिया हुआ, दोनों का रेडियस R दिया हुआ, ये R और ये R, दोनों का रेडियस कितना दिया गया R एंड R, यही एक सिमेट्री है। बाकी हाइट दे रखा है, हाइट कितना ले लें, सवाल दिया होगा हाइट, ये जो हाइट है h = 12R है, हाइट के बाद कोन का हाइट कितना दिया हुआ 12 टाइम्स R दिया हुआ। क्लियर हो गया लोगों को लिए। ये देख लें ऊपर देगा, इसकी डेंसिटी जो जिस मटेरियल का बना हुआ, इसकी डेंसिटी थ्राइस रो है, और इसकी डेंसिटी जिससे बना हुआ रो है। अब ये 2 कंपोजिट सिस्टम बन गए। कैसे सिस्टम बन गए, ये कंपोजिट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना। कौन के बारे में लिखा कि सॉलिड कौन है, एक सॉलिड कौन है, डेंसिटी रो का बना हुआ, एक सॉलिड स्फीयर है, डेंसिटी थ्राइस रो का बना हुआ, दोनों का एक कंपोजिट सिस्टम बना दिया गया। दोनों क्या बना देगा, इस कंपोजिट सिस्टम का क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास निकालना। उसी फार्मूला से निकालूंगा। क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है बता देगा। अब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ऐसे कुछ भी बनाया जा सकता है। ये जो स्फीयर को कहाँ पे रख सकते थे, डंडे पे रख सकते थे,
किस पे रख देते? तो डंडा होता है और वो सिस्टम होता है, वो दो कंपोजिट सिस्टम बन जाते हैं, उनका सेंटर ऑफ मास निकालो। तो ऐसे कुछ भी दो डिजाइन ले सकते, 2 या 3 या 4, यूजुअली 2 तक के लिए काम पड़ता है हमें। सेंटर ऑफ मास निकालने जा रहा हूँ, रेडी हैं सब लोग? पहले देखेगा, ऊपर देगा, पहले इन दोनों का तो डेंसिटी के टर्म्स में मास की चर्चा कर ले। वो क्या है, तो लाइक एलिमेंट्री इन्फॉर्मेशन है, मैनिपुलेशन है। क्या बताएंगे? स्फीयर का वॉल्यूम कितना हो गया? 4/3 पाई आर क्यू। तो मास कितना लिख लोगे? m1 की वैल्यू, स्फीयर का मास। ये सब तो मैनिपुलेशन है, ये ऑलरेडी आपको तो समझ में आना चाहिए। m1 की वैल्यू, इसकी मास की वैल्यू, स्फीयर का मास को m1 मान लेते, m1 कितना हो गया? तो 4/3 पाई, 4/3 पाई आर क्यू इंटू थ्राइस रो। किसी को दिक्कत है? और m2 अगर कोन का मास की बात करें तो उसकी डेंसिटी कितनी है? रो। वॉल्यूम कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर। एच की वैल्यू कितना दिया हुआ? 12 बार। तो कैंसिल करके देख लें कितना आ जा रहा है ये। ऊपर में तो 3 मारा जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू इंटू 3 मारा गया तो कितना हो गया? 4/3 पाई 4 पाई आर क्यू इंटू रो, 4 पाई आर क्यू इंटू रो। हाँ जी बोलो, ऐसा ही है। और नीचे वाले के लिए वही आ रहा है, सेम आ गया। और ये तो आश्चर्यजनक है, आसान हो गया क्वेश्चन। जिसको मान ले m0, तो नीचे वाला भी कितना हो गया? आइडेंटिकल हो गया। जो भी है, या तो बार बार हम लोग 4 पाई आर क्यू इंटू रो लिख लें, या m0 मान लें, दोनों का मास क्या हमारा, तो बेसिकली आइडेंटिकल हो गया। क्लियर बात है ये? अब क्या करेंगे? इसके मास को इसके सेंटर ऑफ मास पे रख दो। इसका सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे एक m0 रखा हुआ, ये डिस्टेंस कितना है? और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है? बॉटम से h/4 पे। सॉलिड कौन में कहाँ पे होता है? h/4, h बाई 4, 3r पे। तो यहाँ से 3r पे, यहाँ से मतलब अपेक्स से कहाँ पे? 9r पे। तो एक मास को m0 को यहाँ पे रख दूँ 3r पे, नीचे से कितने पे? नीचे से 3r पे, नीचे से 3r पे m0, और यहाँ से कितनी दूरी पे एक और m0? 10r पे। ये 9r प्लस r। तो बस ये गेम खत्म हो गया। होशियार बच्चा जो देखे ऊपर देगा। चलें आप उतार लें, काफ़ी लोग m0 उतारने का मन कर रहा। m0 में कोई दम नहीं था जो, और आगे भी कोई दम नहीं है। सीधा क्या करके बताएगा फंडा कि मास को उसका सेंटर ऑफ मास पे रख के रिप्लेस करके काम कर लेते हैं। मास को सेंटर ऑफ मास पे रख के रिप्लेस करके काम कर लेते हैं। मास को सेंटर ऑफ मास पे रख के रिप्लेस करके काम कर लेते हैं। मास को सेंटर ऑफ मास पे रख के, तो आंसर आ गया होगा लोगों को। दोनों m0 के बीच का डिस्टेंस कितना था? 10r। तो कहाँ पे होगा सेंटर ऑफ मास? उन दोनों से बीच में होगा, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस 10r है। तो 10r का आधा कितना? 5r पे। कितने r पे हो गया? 5r। कहाँ से 5r पे? कोन के सेंटर ऑफ मास से 5r पे। तो ग्राउंड से पूछेगा कितना बता दोगे? 5r प्लस 3r, 8r पे बता देंगे। स्फीयर के सेंटर मास से पूछा जाएगा। m0 तक उतार लिया होगा लोगों ने। जो शांति बनाए हुए हैं बताएंगे m0 तक समझ आया नहीं है। अब आगे देख लेंगे, ऊपर देगा। इतना ही आसान है ये जो है। तो देखेगा ऊपर, यहाँ पे एक m0 रख दूँ और यहाँ पे एक h/4 पे m0 रख देता हूँ। ये बॉटम से h/4, सेंटर मास लिखा दिया h/4, h की वैल्यू 12r/4। तो कितना आ गया? ये नीचे से 3r। टोटल कितना था? 12r। तो ये वाला कितना हो गया? ये वाला। और ये वाला कितना है? ये तो ये m0 और m0 के बीच का डिस्टेंस। तो मास से आइडेंटिकल है, तो कहाँ पे होगा? 5r। कहाँ से? इसके सेंटर से 5r पे। तो अगर ग्राउंड से पूछा जाएगा तो क्या करेंगे? तो ग्राउंड से तो 5r प्लस 3r 8r पे हो गया। ग्राउंड से कहाँ पे हो गया? बताओगे कहाँ समझ नहीं आया?
हाँ इधर आ गया। समझ में आना आसान है, लिखना मुश्किल है ना। देखे उतारना मुश्किल हो गया। समझ में तो आ रहा लेकिन उतारे क्या अब। M1 M2 यहाँ पे M0 M0 आ गया तो कुछ अलग भी आ सकता है डिपेंडिंग ऑन कि क्या डेंसिटी दिया हुआ उनका। फिलहाल इस केस में सेम आ गया था। आप इंटरेस्टेड हैं बोलने के लिए, कुछ इस पे कमेंट्री करेंगे? कमेंट्री करना चाहिए ना, मौका मिला आपको। हाँ जी, आप बताएंगे कुछ भी, एक पॉइंट बताएंगे बोलने बेटा कि पहले मास निकाल लिया दोनों का, डेंसिटी दिया हुआ तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से क्या निकल जाएगा, मास। तो 4/3 पाई आर क्यू किया ऊपर वाले का, तो उसकी जो मास आई और इसकी मास बराबर आ जा रही है। अब दूसरा स्टेप में क्या बोलेंगे, इसके मास को कहाँ पर रख दिया, यहाँ सेंटर मास पे, और उसके सेंटर मास पे रख दिया। अब M0 M0 दो मास यहाँ पे हैं बेसिकली, यहाँ से इसके मास को सेंटर मास पे रखा, मतलब h/4 पे। टोटल हाइट कितना दिया हुआ 12R, तो ये 3R निकल जाएगा। तो यहाँ से 3R पे रखा तो यहाँ से कितना हो जाएगा दोनों का, तो यहाँ से जहाँ पे कांटेक्ट पॉइंट है वहाँ से तो 9R हो गया, और रेडियस R। तो इनको दोनों के दोनों मास जो रखे हुए तो 10R पे रखे हुए। चूंकि मास से अगर रेशियो 1:1 बने तो सेंटर मास मिड पॉइंट पे हो जाएगा। सेंटर मास मिड पॉइंट पे आ गया तो कितने पे आ गया, 10R का आधा कर देंगे तो 5R हो गया। टोटल 10R का आधा कितना हो गया, 5R आ गया। तो यहाँ इस लाइक कोन के सेंटर ऑफ मास से 5R पे आया, तो ग्राउंड से पूछेगा तो कितना बताएंगे। सर आपने इसके बाद भी कहा था कि कुछ स्क्वायर के उससे स्फीयर के सेंटर ऑफ मास से आप बताइए, यहाँ से कहाँ पे आ गया, यहाँ से 5R पे आ गया, ठीक है। अब जो है तो अगर स्फीयर का सेंटर ऑफ मास से पूछेगा यहाँ से, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना था, 10R। टोटल कितना था, यहाँ से 5R, तो ऊपर से कितना हो जाएगा, 5R हो गया। और वहाँ से लेंगे तब 6R। वहाँ ऊपर से लेंगे तो क्या होगा, स्फीयर का टॉप से, ये दोनों का कांटेक्ट पॉइंट से बताना होगा, यहाँ से तो 4R। तो कितना बताएंगे, समझ नहीं आया कुछ। जब सेंटर ऑफ मास पता चल गया बेटा, तब तो ज्योमेट्री आगे काम कर लेंगे। सेंटर ऑफ बेसिकली यहाँ से 5R पे आ रहा है, ऑलरेडी यहाँ से 5R पे, नीचे वाला 3R है, तो 3R + 5R 8R हो गया। अब हमें पता चलेगा कि यहाँ से यहाँ तक का कितना है, 10R है। यहाँ से 5R पे है, यहाँ से 5R पे, तो ऊपर से भी यहाँ वो टॉप से, तो 5R + 6R, ये कांटेक्ट पॉइंट से 4R। ये टोटल इन दोनों के बीच में 9R है, यहाँ से 5R, तो यहाँ से 4R। तो ये इसमें क्या पूछा जा सकता है, और इस ज्योमेट्री में, इस कॉम्बिनेशन में, इस कंपोजिट सिस्टम के किस पॉइंट पे फोर्स लगाएं ताकि सिर्फ ट्रांसलेशन हो, रोटेशन नहीं हो। तो कहाँ पे बताएंगे, तो ग्राउंड से 8R पे, जहाँ से पूछे वहाँ से बता सकते हैं। तुम बताओ ना, कॉन्टेक्ट से तुम बताओ ना, नहीं समझ में आया मतलब। टोटल 9R गैप है, नीचे से 5R है, तो ऊपर से कितना हो जाएगा, 4R ही होगा। दिमाग पे ना प्रेशर डालना पड़ेगा, मतलब ऐसे एकदम कोई चीज़ को एकदम चाहते हो कि डायरेक्ट इंटर कर जाए, तो वो क्या होता है, मतलब जब तुम्हें ये सब स्टेटमेंट पता होना चाहिए कि जब तुम्हारी लाइफ में लगे सब कुछ अच्छा चल रहा है, इसका मतलब क्या होता है, कहीं गड़बड़ है, कहीं ना कहीं। सब कुछ अच्छा कभी नेचर दे ही नहीं सकती है। समझ आई बात, नहीं आई? तो आपको लगता है कि सब कुछ, तो थोड़ा प्रेशर डालो अपने माइंड पे कि हमें 4R कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है। समझ आई बात? कहीं कन्फ्यूजन है तो बताएगा लोग। तो ऐसे कंपोजिट सिस्टम किसी का भी लिया जा सकता है, किसी को कन्फ्यूजन है बताएगा। कंपोजिट सिस्टम हमने क्या लिया, एक कोन लिया, एक स्फीयर लिया। ऐसे भी बनाया जा सकता है कि क्या ले लें, एक जो है तो सेमी सर्कुलर डिस्क ले लें, एक क्या ले लें, एक सेमी सर्कुलर डिस्क, एक सेमी सर्कुलर रिंग।
एक सेमी सर्कुलर डिस्क और एक सेमी सर्कुलर, समझ आई बात? क्या करोगे, मास को सेंटर ऑफ मास पे रख करके तो फिर से ऐसे ही काम कर लेंगे। सेमी सर्कुलर डिस्क, सेमी सर्कुलर रिंग। चलिए पहले तो ऐसे तो और क्वेश्चंस मैं लूंगा, एक होल वाला केस कर लें। होल का सेंटर ऑफ मास निकालना, किसी सिस्टम में क्या करते हैं, होल करना, होल 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 करना, ऊपर देगा होल करना। बातचीत नहीं करेगा, बताएगा कि हमें क्या दिक्कत हो रही है। ये तो नहीं तो तुम्हें डायलॉग पता ही है, तुम्हारे अंदर इतना छेद करूंगा, आगे तुम्हें पता ही होगा। कोई बातचीत नहीं करेगा, नहीं तो छेदी सिंह आएगा। फिर ये क्या करना, छेदी किस में करेंगे, डिस्क में करेंगे या फिर तो सॉलिड स्फीयर में करेंगे। हॉलो स्फीयर में ऑलरेडी छेद है, या रिंग में ऑलरेडी क्या है, रिंग में होल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑलरेडी होल है उसके अंदर। समझ आ गया होगा लोगों को? तो होल करने का जो कॉन्सेप्ट बनेगा, और जो कॉन्सेप्ट है होल वाला केस के लिए यहाँ पे सीखोगे, सेम केस मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी करेंगे, सेम केस ग्रेविटेशन में भी करेंगे, या सेम केस जो है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी करेंगे। कभी भी हम लोग क्या करते हैं, जब होल करना होगा तो हम होल नहीं करते हैं, निगेटिव मास रख देते हैं, हम ऐड करते हैं। जब भी सिस्टम में होल करना तो होल नहीं करते, क्या करते हैं हम लोग, निगेटिव मास रख देते हैं। ऑटोमेटिक क्या होता है, नीचे पॉजिटिव मास है और ऊपर क्या है, तो अपने आप ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, तो होल हो जाएगा, अपने आप क्या हो जाएगा। समझ आ गई बात, ऑटोमेटिक होल हो जाएगा। अगर तुम्हारे पास एक ही रसगुल्ला है और तुम्हें बहुत खाने का मन कर रहा, क्या करोगे, अरे बहुत खाने का मन कर रहा, एक ही है ना, क्या करोगे। हाँ ये देखो, ये आंसर सही है, धीरे धीरे खाएंगे, प्लस उसको यहीं पे रख लेंगे, टंग पे रख लेंगे, हाँ निकालेंगे। ये प्रोसेस है कि अगर एक ही रसगुल्ला आपको काफी ज्यादा खाने का इच्छा थी लेकिन मिला एक ही, तो आप अपने टंग पे रखे रहे हैं। आपको स्वाद से मतलब होता है ना, जितना देर तक टंग पे रहेगा स्वाद आता रहेगा, आपको लगेगा बहुत खा रहे हैं। कोई भी चीज गला से नीचे गया तो बराबर हो जाता है, जैसे यहां से नीचे गया तो कोई फर्क नहीं क्या खाया था तुमने। हाँ हाँ, यहीं पे टेस्ट जो भी करना था यहीं पे होता है। यहीं तक आपको लगता है कि हमें, ऐसा नहीं बोला जाता कि पूरा दुनिया जो जीभ के पीछे लगा हुआ, टंग ही परेशानी है ना। टंग नहीं होता तो कोई फर्क नहीं है। हाँ कुछ भी खा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ना खाओ तो भी फर्क नहीं पड़ता। तो पूरा यहाँ गए तो यही मेन परेशानी है। तो अगर इसको सेटिस्फाई कर दिया तो काम कंप्लीट हो गया। अगर एक ही रसगुल्ला आप 1 घंटे तक रख रहे, मतलब समझिए 1 घंटे में जितना खा सकते हैं उतना का आनंद मिल गया आपको। 1 घंटे में आप जितना रसगुल्ला खाते हैं उतना आनंद अकेला ही दे दिया उसने। चले फिलहाल होल कर दिया। ऊपर देखेंगे फंडा क्या था, छेद करना। छेदी सिंह का कॉन्सेप्ट है कि ये डिस्क रहेगा, डिस्क में होल करने जा रहे हैं। डिस्क में क्या करने जा रहे हैं, और जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे पूरे फिजिक्स में ये चलता रहेगा। कभी भी होल नहीं करेंगे। एक डिस्क है, डिस्क का कितना, तो डिस्क का ए रेडियस का डिस्क है, डिस्क ए रेडियस का है। और कितने रेडियस का होल कर रहे हैं इसमें, तो बी रेडियस का होल कर रहे हैं। एक होल कर रहे हैं, बी रेडियस का होल कर रहे हैं। बहुत आसान है, देखते रहोगे आंसर आ जाएगा। ए रेडियस है और दोनों होल के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ, सी दिया हुआ। पहला जो एक्चुअल डिस्क था उसका और जो होल किया उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ, तो सी दिया हुआ। इनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ, ए बी सी कॉन्सेप्ट आ गया। एक्चुअल एक डिस्क है उसका रेडियस कितना ए है, और दूसरा एक डिस्क है जितने साइज का होल करना उसका रेडियस कितना है, बी है। और जो एक्चुअल डिस्क का सेंटर है, सेंटर ऑफ मास है, और जो होल किया उसका सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना है। जनरल नॉलेज के लिए इसको ओरिजिन मान लें 0,0, तो ये इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, C,0। अब बाकी जनरल नॉलेज के लिए भी बताएंगे कि अगर एक्चुअल डिस्क था, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है,
मास यहाँ से निकाल लिया तब होल हो गया, मास इधर से निकालेंगे तो सेंटर मास तो पीछे जाएगा, लेफ्ट जाएगा। मास यहाँ से निकालेंगे तो सेंटर मास तो लेफ्ट जाएगा। इतना जनरल नॉलेज पता हो गया, किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा। जिस साइड से मास निकालते हैं सेंटर मास कहाँ चला जाता है, और उसका अपोजिट साइड में चला जाता है। क्लियर हो गया होगा लोगों को। तो आप देख लेंगे तो इनका जो सेंटर मास की जो वैल्यू आएगी, सेंटर मास का जो लोकेशन आता है तो डेफिनेटली लेफ्ट में जाएगा। इसको एक्चुअल सेंटर मास को ओरिजिन मान ले, इसको क्या मान लें हम लोग, तो सेंटर मास डेफिनेटली लेफ्ट में जाएगा। कहाँ जाएगा, तो जो वैल्यू आएगी c टाइम्स बी स्क्वायर अपॉन सेंटर मास कितना लेफ्ट में जाएगा, तो इसका वैल्यू इतना आएगा। अब ये कैसे आएगा वो देख लेते हैं। बाहर में माइनस साइन है, माइनस साइन क्या बता रहा है, इधर जाएगा। अगर यही इधर से निकालते इधर जाता तो प्लस में आता वो। माइनस बाहर में लिख दिया गया, माइनस साइन क्या बता रहा है, सेंटर मास कहाँ जा रहा है, तो लेफ्ट में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है। सेंटर मास लेफ्ट जा रहा है। किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो बताएगा। माइनस सी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसे आएगा, तो बहुत आसान, ऊपर देखते रहेगा। एक मास m1 है एक्चुअल वाला, पॉजिटिव मास। हम होल करने का क्या तरीका बताया, पॉजिटिव मास के ऊपर क्या रख देंगे, निगेटिव मास। अपने आप क्या हो जाएगा, वहां पे ऑटोमेटिक होल हो जाएगा। तो मैं बोल रहा था दो जितने मास का होल करना उतने कंटेंट का निगेटिव मास रख दूंगा। एक पॉजिटिव मास m1 है और दूसरा निगेटिव मास m2 है। अपने आप सुपरिम्पोज कर दोगे तो क्या बन जाएगा, होल हो जाएगा। क्लियर हो गया लोगों को। एक m1 है, एक दूसरा फिनिश। एक m1 दूसरा, दोनों के बीच का डिस्टेंस c। तो इस यहां से तो सेंटर मास बता दोगे, यहां से सेंटर मास, अरे m2 इंटू c बाई m1 प्लस m2, m2 इंटू c बाई m1 प्लस m2, m2 इंटू c बाई m1 प्लस m2। हाँ या नहीं, बट हम जानते हैं कि m2 है क्या, निगेटिव है पॉजिटिव है। अरे एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, m1 m2 निगेटिव है, m2 निगेटिव है, m2 निगेटिव मास है। ये कितना c है, तो सेंटर मास यहाँ से पता चल गया लोगों को कि m2 इंटू c बाई m1 प्लस m2। माइनस आने का क्या मतलब है, सिर्फ और सिर्फ तो माइनस बता रहा है कि लेफ्ट साइड जाएगा। माइनस साइन क्या बता रहा है यहाँ पे, ये माइनस m2 माइनस आ जा रहा है अल्टीमेटली, तो क्या बता रहा है वो कि सेंटर मास लेफ्ट में जाएगा। तो c टाइम्स है ही मास के लिए। तो डिस्क में मास कहाँ पे होता है, डिस्क में मास कहाँ पे होता है, एरिया पे होता है। डिस्क में मास कहाँ पे होता है, एरिया पे होता है। तो मास की m2 की वैल्यू कितना लिख लोगे, तो डेंसिटी इंटू एरिया इंटू थिकनेस। डेंसिटी, रो डेंसिटी का मान ले एरिया इंटू थिकनेस, जो भी A2 ले लें एरिया। और नीचे m1 के लिए रो इंटू A1 इंटू टी माइनस रो इंटू A2 इंटू टी। एरिया इंटू थिकनेस को क्या बोलते हैं हम लोग, ये सबको पता चले। m2c बाई m1 माइनस m2 समझ में आ गया लोगों को। m2c बाई m1 माइनस m2 कितने लोगों को समझ नहीं आया, m2c बाई m1 माइनस m2 आपको नहीं समझ में आया। m1 m2 d डिस्टेंस पे था, समझ में आता है। m1 m2 d डिस्टेंस पे है तो सेंटर मास m1 से कितनी दूरी पे होता, m2 d बाई m1 प्लस m2। तो यही तो है, m1 m2 c डिस्टेंस पे, तो m2 d बाई m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 है, m2 की जगह पे कितना रखोगे, माइनस, निगेटिव मास है। अभी समझ में आया नहीं आया बेटा, ये समझ में आता है। m1 m2 है, d है, तो सेंटर मास कितना लिखते हैं, m2 d बाई m1 प्लस m2। यही तो लिखा हुआ। प्लस m2 की जगह पे माइनस रख दो, ये प्लस की जगह माइनस रखोगे तो माइनस m2 हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस की जगह पे कितना रख दें, वहाँ पे मास से m1 एंड प्लस m2 नहीं है, वहाँ पे क्या है, m1 एंड माइनस m2 है। अब बोलो समझ में आया अभी तक। अब ये नहीं समझ में आया होगा कि m2 की वैल्यू ये कैसे हो गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम।
डेंसिटी रो है और वॉल्यूम ये एरिया इंटू थिकनेस को क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। जब होल करना है तो सेम डेंसिटी का सुप्रीमपोज करेंगे, अलग डेंसिटी का, सेम डेंसिटी का, तो रो डेंसिटी दोनों ऑब्जेक्ट की डेंसिटी रो रहेगी और सेम डेंसिटी का थिकनेस भी लगाएंगे। सेम डेंसिटी क्या करते हैं? सेम थिकनेस का लगाते हैं वहाँ पे हैं, तो रो इंटू रो ए टू टी। अब ये रो एन टी ऊपर नीचे हट जाएगा। ए टू की वैल्यू कौन बता देगा? ए टू किसका एरिया है? जो होल किए हैं, पाई बी स्क्वायर अपॉन पाई ए स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर इंटू सी। फिनिश। पाई पाई ऊपर नीचे हटा दोगे, जो आंसर लिखवाया तो वो आ जाएगा। माइनस साइन ये बस इतना ही बता रहा है। कहाँ जाएगा सेंटर मास? तो सेंटर मास राइट में शिफ्ट करेगा। जो पिछले साल प्रैक्टिस क्वेश्चन जो दिए गए थे पिछले क्लास में, उसका सोल्यूशन अगली क्लास में कल आते के साथ ही बता दूंगा। बाकी जो लोग अटेम्प्ट नहीं करें कर लेंगे, जो नीला है वो लेके भी आ जाएंगे। 20 क्वेश्चन दिया गया था, उसमें आप एक बार बैठ के अटेम्प्ट करेंगे। किसी को जल्दी सोल्यूशन चाहिए तो आप पूछ लेंगे अलग से। बाकी कल यूनिवर्सली सबको आते के साथ ही वही सोल्यूशन ही स्टार्ट कर दूंगा। 1 से 20 क्वेश्चन जो पढ़ के आएंगे आप, साथ में पढ़ते भी रहेंगे उसी समय। ओके।